दोस्तों, राहुल गांधी को अब कहा जाएगा शैडो प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ये वो राहुल नहीं हैं जिन्हें शहजादे कहकर प्रधानमंत्री संबोधित करते थे। अब राहुल गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट के अहम फैसले में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ऑफिशियल तौर पर वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे और ईडी से लेकर सीबीआई चीफ तक चुनने में उनका खास रोल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कैसे वो इतने ताकतवर बन गए हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्हें राहुल जी कहकर बुलाना पड़ेगा। और वो जिस ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को अपने इशारों पर नचाने का सरकार पर आरोप लगाते थे, उसी ईडी से लेकर सीबीआई चीफ तक चुनने में उनका खास रोल कैसे होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि राहुल गांधी को जो शक्तियां मिली हैं, जो पद मिला है, उसने कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये भी बताऊंगी दोस्तों कि स्पीकर चुनाव हार कर भी इंडिया गठबंधन ने क्या बड़ी चीजें हासिल की हैं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिला है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद वो पा पाते। गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला है। दोस्तों, गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं और अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने सदन में ये जिम्मेदारी संभाल भी ली है। दोस्तों, वो स्पीकर ओम बिरला की नियुक्ति के बाद औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बने और जो तस्वीर सामने आई दोस्तों, उस तस्वीर ने शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राहुल गांधी को दिखा दिया। साथ ही ये संदेश भी दे दिया साफ तौर पर कि अब भाजपा की मनमानी नहीं चलने वाली है। अब ये राहुल गांधी वो वाले राहुल गांधी नहीं रहे। ये वाले राहुल गांधी का रुतबा अलग है, हैसियत अलग है, ताकत अलग है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ, उसके बाद राहुल गांधी को जो ताकतें मिली हैं, जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, नींद उड़ा रखी है, खलबली मचा दी है भाजपा के अंदर, वो आपको बताऊंगी। देखिए ये तस्वीर दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं आप कि जब संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा में नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आसन तक ले गए, तो इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी भी स्पीकर ओम बिरला को उनके आसन तक छोड़ने गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर जब सबसे पहले अभिवादन किया, तब इस बीच राहुल गांधी भी वहां पीछे खड़े थे और पीएम मोदी ने उन्हें दोस्तों आगे आने का संकेत दिया। इसके बाद राहुल गांधी आए और ओम बिरला से हाथ मिलाया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके पीछे पीछे थे, यानी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर राहुल गांधी और उनके पीछे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। दोस्तों, ये दृश्य राहुल गांधी की बढ़ी हुई ताकत तो दिखाता ही है और ये भी बताता है कि किस तरह से अब राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। इसका अंदाजा आप उद्धव गुट के सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत के उस बयान से लगा सकते हैं जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद आया है। दोस्तों, संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उनके पीछे खड़े हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए दोस्तों उन्होंने हंसते हुए ये लिखा कि कौन राहुल, ये है राहुल, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। होने तो बहुत कुछ वाला है। अब दोस्तों, राहुल गांधी 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से कोई भी पद लेने से बचते रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब राहुल अनिच्छुक नेता की छवि तोड़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने नेता विपक्ष के पद को स्वीकार किया और शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गए। दोस्तों, इस पद के साथ राहुल गांधी को क्या क्या ताकतें मिली हैं जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। संसद में विपक्ष के नेता की जिस भूमिका में राहुल गांधी हैं, वो काफी अहम होती है। दोस्तों, नेता विपक्ष संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनता ही है, साथ ही उसके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है।
जो कि अब राहुल गांधी होंगे। इसके अलावा नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समिति और चयन समितियों में होने वाली है। ये चयन समिति प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिन एजेंसियों पर राहुल गांधी सरकार के इशारों पर नाचने का आरोप लगाते आ रहे थे दोस्तों, उसके महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति में अब राहुल गांधी का रोल होगा। सरकार यहां अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी, क्योंकि इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। यही सब वो वजह है दोस्तों जिसने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, नींदें उड़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विपक्ष का नेता जो कि राहुल गांधी बने हैं वो एक कैबिनेट रैंक का पद है जिसके अपने भत्ते हैं। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज वेतन और हर दिन के भत्ते दिए जाते हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा होंगे। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी को एक ऐसी सरकारी बंगला मिलेगा दोस्तों जो कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है और उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात यही है कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास यह अधिकार होगा कि वो सरकार में के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहें, जो 10 साल से बिना किसी दखल के सरकार चला रही भाजपा को चुभने वाला है दोस्तों, और ये स्वाभाविक बात भी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताती हूँ। 26 जून को स्पीकर चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया, लेकिन हार कर भी उसने बड़ी चीजें हासिल की और एनडीए जीत कर भी बुरा फंसा। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ओम बिरला के सामने कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार थे। हालांकि ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुना गया, लेकिन इस हार के बावजूद विपक्ष ने ये संदेश दिया कि 2024 और 29 की पारी 2014 और 24 जैसी नहीं होने वाली। लोकसभा स्पीकर का चुनाव हारने के बावजूद इंडिया ब्लॉक, दोस्तों इंडिया गठबंधन देश में ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल रहा कि आने वाले दिनों में सरकार एक तरफा फैसला नहीं ले सकेगी और उसे कदम कदम पर विपक्ष की संविधान सम्मत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा स्पीकर चुनाव के बहाने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से इस नैरेटिव को हवा दी और ये संदेश देने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन दलितों की हितैषी है। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस के जिस अनुभवी सांसद के सुरेश को उतारा था वो दलित समुदाय से आते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, विपक्ष का जो रवैया है इस वक्त उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2019 में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मन मसोस कर रह जाने वाला 2024 का ताकतवर विपक्ष इस बार अपमान के, समझौते के या झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के दिलचस्प मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।